बच्चों, आज हम आपको हिंदी में ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। भाषा शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य निश्चित होता है, क्योंकि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का आयोजन होता है और शिक्षा के अनुदेशनात्मक या व्यवहारपरक उद्देश्यों का निर्धारण का प्रयोजन छात्र छात्राओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने से होता है कि कितना छात्र छात्राओं के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, कितने निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार उन्होंने गुणों को ग्रहण कर लिया है। इसलिए कक्षा शिक्षण के परिवर्तन लाने से जो उद्देश्य रहता है उसमें उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या ना हुई, इसके लिए निर्धारण किया जाता है। यही कारण है कि शिक्षक के लिए निर्धारित जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं इनका बड़ा महत्व होता है, क्योंकि शिक्षक उद्देश्यों के प्रत्यक्ष रूप से सीखने के उद्देश्य से होता है। प्रोफेसर B.S. ब्लूम ने सीखने के उद्देश्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। ये तीनों ही पक्ष सीखने से संबंधित हैं। ब्लूम ने संपूर्ण शैक्षिक उद्देश्यों को निम्नलिखित या अगर कथित 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष ब्लूम द्वारा निर्धारित 3 उद्देश्य रखते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत ज्ञान का संबंध मुख्य रूप से सूचनाओं से, तथ्यों से या पर्याप्त जानकारी से होता है। ज्ञान के अंतर्गत तथ्यों या पदों आदि का बिना किसी बदलाव के, बिना किसी तोड़ फोड़ के जो ऐसे का ऐसे प्रस्तुत किया जाता है उसका प्रत्यास्मरण किया जाता है। ब्लूम ने अपने कुछ साथियों के सहयोग से 1956 ईस्वी में सरल से कठिन की ओर अधिगम पर निम्न स्तर से आरंभ करके उच्च स्तर तक ले जाने के नियमों का प्रतिपादन 6 भागों में किया, जिसके अंतर्गत ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन का स्थान आता है। सबसे पहले हम ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान है क्या? ज्ञान एक प्रकार से मुख्य मानसिक कार्य है। छात्रों को कक्षा में पाठ्यक्रम से कुछ जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसे बिना किसी परिवर्तन किए वो सुना देता है। उसे ज्ञान में पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक की दृष्टि से 3 स्तर आते हैं: विशिष्ट बातों का ज्ञान, विशिष्ट तथ्य से संबंधित रीतियों का ज्ञान या सामान्यीकरण का ज्ञान। इसकी जो कार्यसूचक क्रियाएं हैं उनमें सूची देना, परिभाषा देना, चयन करना, पहचानना, प्रत्यास्मरण करना आदि क्रियाओं को रखा जाता है। इसमें अभिज्ञान आदि को रखा जाता है। बोध का अर्थ है जैसे हम अंडरस्टैंडिंग, जो ज्ञान है वो नॉलेज है, बोध है वो अंडरस्टैंडिंग है। ये एक नवीन विषय वस्तु का छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना, छात्रों की समझ में आना। जिस पाठ्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसी का अपने शब्दों में अनुवाद करना, व्याख्या करना, उल्लेख करना, उदाहरण देना आदि को बोध के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद है प्रयोग, प्रैक्टिकल। प्रयोग के लिए ज्ञान तथा बोध का होना आवश्यक है, क्योंकि छात्र तभी उसको प्रयोग करने में समर्थ हो पाएंगे जब उन्हें बोध होगा, और यह ज्ञान तभी उपयोगी सिद्ध हो सकता है जब विद्यार्थी परिस्थिति के अनुसार उसका प्रयोग करें। इसमें नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, नियमों, सिद्धांतों और साधनों का प्रयोग करना, छात्रों की कमजोरियों का निदान करना, छात्रों को विषय वस्तु या तथ्यों को प्रयोग करने की योग्यता विकसित करना।
उसके बाद आता है एनालाइज करना, विश्लेषण करना। उपयुक्त तीनों के प्राप्त हो जाने, उपयुक्त तीनों से भाव है ज्ञान, बोध और प्रयोग के प्राप्त हो जाने पर विश्लेषण के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को तथ्यों में विभाजित करने पर परस्पर संबंध स्थापित करने पर बल दिया जाता है, जिसमें आदान प्रदान स्पष्ट रूप से हो सके। इसके अंतर्गत तथ्यों का विश्लेषण करना, संबंधों का विश्लेषण करना और इसका व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप में विश्लेषण करना आता है। उसके बाद आता है संश्लेषण, सिंथेसाइज के अंतर्गत इसको सृजनात्मक या रचनात्मक उद्देश्य भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत विश्लेषित किए गए तथ्यों को दोबारा से एकत्रित करके पूर्ण रूप प्रदान किया जाता है या पूर्ण रूप प्रदान करने का एक ढांचा जो है वो तैयार किया जाता है। विभिन्न तथ्यों के संश्लेषण में संप्रेषण करना, तथ्यों के विश्लेषण में नवीन योजना प्रस्तावित करना, तथ्यों के अपूर्व संबंधों को खोजना, पूर्व संबंधों की जानकारी प्राप्त करना। उसके बाद आता है मूल्यांकन। यह ज्ञानात्मक पक्ष का उच्च तथा सबसे जो महान उद्देश्य माना जाता है। इसमें पाठ्य वस्तु के नियमों, सिद्धांतों, तथ्यों के संबंध का आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर ये मालूम किया जाता है कि शिक्षण के कितने उद्देश्य पूर्ण हो गए हैं या कितने उद्देश्य रह गए हैं, शिक्षण के उद्देश्यों को कितने सरल और कितने अच्छे ढंग से प्राप्त किया गया है। ये ज्ञानात्मक पक्ष का संपूर्ण जो जानकारी है इससे प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन, ये 6 जो वर्ग हैं, 6 जो भाग हैं ज्ञानात्मक पक्ष के हैं। उसके बाद बात आती है भावात्मक पक्ष। इस उद्देश्य का संबंध विद्यार्थी की रुचि, आकर्षण तथा उसकी सद्वृत्तियों से होता है। इसके अंतर्गत छात्रों में पाठ्यक्रम का निर्धारण किसी कविता के भाव पक्ष या कला पक्ष के सौंदर्य तथा काव्य जगत में उसकी रुचि को विकसित करना है। भावात्मक उद्देश्यों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत ग्रहणता, प्रतिक्रिया, आंकलन, संगठन और चरित्र निर्माण की बात आती है। ग्रहणता से भाव है, इसे ध्यान देना भी कहा जाता है। इस वर्ग के अंतर्गत अध्यापक निर्धारित विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के आकर्षण को चेक करता है, विद्यार्थियों को आकर्षित करता है तथा मानवीय मूल्यों को ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। यह वर्ग पसंद करना, स्वीकार करना, चयन करना और सुनना आदि को विकसित करता है। उसके बाद है प्रतिक्रिया। यह वर्ग ग्रहण पर आधारित है। जब विद्यार्थी कोई किसी विषय वस्तु को ग्रहण कर लेता है तब उसके प्रति वो अपनी प्रतिक्रियाएं देता है, जवाब देता है। जब विद्यार्थी में मूल्यों को ग्रहण करने की इच्छा जागृत होती है तो वह उन शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेना आरंभ कर देता है, उनकी प्रतिक्रियाओं को पहचान सकता है। इस वर्ग के अंतर्गत उत्तर देना, लिखना, आत्मविश्वास या इच्छा शक्ति आदि को विकसित किया जाता है। उसके बाद है आंकलन। जब विद्यार्थी किसी विषय को ग्रहण करने की योग्यता ग्रहण कर लेता है और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं देना आरंभ कर देता है, तब उसके लिए वो वस्तु या विचार उसी सीमा तक मूल्यवान होते हैं जिस सीमा तक वो उसके प्रयोजन की पूर्ति करते हैं। इस स्तर पर पहुंचकर विद्यार्थी में किसी भी मूल्य को स्वीकार करना, उसमें रुचि लेने आदि की स्थिति को हम आंकलन कह सकते हैं। चुनना, पूरा करना, भाग लेना, या पहचानना, निश्चित करना आदि आंकलन के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है संगठन। जब विद्यार्थी व्यक्तिगत या सामाजिक मूल्यों को ग्रहण कर लेता है तो उसे लगता है कि इन मूल्यों में कहीं आपसी अंतर्द्वंद है, अंतर्विरोध है। अतः इस स्थिति से बचने के लिए विद्यार्थियों में मूल्यों के स्वरूप का ज्ञान करवाया जाना चाहिए। इसमें पाना, बनाना, चयन करना, जोड़ना या समन्वय करना आदि सम्मिलित होते हैं। उसके बाद आता है चरित्र निर्माण। यह एक मूल्यों का चरित्रीकरण है
विभिन्न प्रकार के मूल्यों को आत्मसात करके विद्यार्थी भावात्मक विकास की ओर अग्रसर होता है। चरित्र निर्माण संबंधी स्तर में विद्यार्थी का स्थायी तथा व्यक्तिगत रूप बन जाता है। इसमें सामना करना, बदलना, चरित्रीकरण करना, सिद्ध करना या हल करना आदि जो क्रियाएं हैं वो सम्मिलित होती हैं। ये बच्चों हमने ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष की बात की। अब हम इसके क्रियात्मक उद्देश्यों की बात करते हैं, क्रियात्मक पक्ष की बात करते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य का संबंध जो मांसपेशियों के विकास और प्रयोग से जुड़ा होता है। इसमें शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, लेखन कार्य, नाट्य कला आदि जिनमें भी मांसपेशियाँ या अंगिक गतिविधियाँ होती हैं उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसमें इन क्रियाओं के साथ साथ विद्यार्थी में ऐसे उन कौशलों का भी विकास किया जाता है जो इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस वर्ग का प्रतिपादन प्रोफेसर B.S. ब्लूम के जो अन्य दो साथी हैं सिम्पसन और हैरो आदि ने प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम बच्चा बोलना सीखता है, इसके बाद वो पढ़ने और लिखने की क्रिया में सम्मिलित होता है। इसमें विभिन्न अंगों की चर्चा करते हुए उन्होंने इसके जो वर्ग हैं वो 5 वर्ग निर्धारित किए हैं। इसमें प्रत्यक्षीकरण, मनस्थिति, निर्देशित करना, कार्य कौशल और जो जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया के अंतर्गत रखा गया है। प्रत्यक्षीकरण ज्ञान इंद्रियों द्वारा ब्लूम ने बाह्य वस्तुओं का संबंध में रुचि प्रेरणा के आधार पर जागृत होने वाली प्रतिक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहा है। यह एक मानसिक क्रिया है क्योंकि बालक छूकर, देखकर, सूंघकर या सुनकर विभिन्न भेद को पहचानता है। इन योग्यताओं में पेशीय क्रियाएं होती हैं जिसमें चरित्र निर्माण या चित्र बनाना, निर्माण करना आदि को सम्मिलित किया जाता है। मनस्थिति जिसे हम व्यवस्था या सेट भी कहते हैं, यह किसी एक विशेष प्रकार के कार्य या अनुभव को करने के लिए पूर्व नियोजन है क्योंकि सीखी हुई विषय वस्तुओं को सिद्धांतों, सूत्रों या नियमों में बांधने की प्रक्रिया के लिए सेट यानी व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। इसमें बनाना या प्रारूप तैयार करना आदि सम्मिलित किए जाते हैं। निर्देशित प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें उन योग्यताओं पर ध्यान दिया जाता है जो जटिल कौशलों को करने के लिए आवश्यक होती हैं। निर्देशित प्रक्रिया ऐसा एक व्यवहारिक कार्य है जिसे कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के निर्देशन से करता है, जिसमें पहचानना, व्यवस्थित करना आदि को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य कौशल। इस स्तर में विद्यार्थी किसी को करने के लिए एक अन्य उसमें आत्मविश्वास तथा कार्य कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें शिक्षण करते समय समय पर बीच बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कार्य तथा गृह कार्य भी, कक्षा कार्य तथा गृह कार्य दिया जाता है जिसमें अभ्यास करना और सुधार लाना सम्मिलित होते हैं। जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया यानी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के अंतर्गत इस स्तर पर विद्यार्थी में जटिल से जटिल कार्य को कम से कम समय तथा कम से कम शक्ति में पूरा करने की योग्यता को विकसित किया जाता है। शिक्षण में इसके अंतर्गत भाषण देना, लेखन आदि कार्य करवाया जाता है। तो बच्चों, आज हमने ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष के बारे में बात की जिसमें विद्यार्थी सीखता है। संक्षेप में अब हम कह सकते हैं कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक क्रियाएं करनी होती हैं। हम शिक्षा के द्वारा बालकों में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उन्हें विभिन्न शिक्षण क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं और विभिन्न शिक्षण क्रियाओं को प्राप्त करने से कराना ही हमारा उद्देश्य होता है। और ये तभी संभव होगा जब विभिन्न स्टेप्स पे होकर शिक्षा गुजरती है। उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने एक सशक्त और अर्थपूर्ण विधि का प्रतिपादन किया है जो शिक्षा के व्यावहारिक उद्देश्यों को, शिक्षा के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से प्राप्त कराने में कारगर सिद्ध होती है। तो बच्चों,
आज हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशनात्मक